जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, हमारे जो बाल अवस्था बाल विकास की जो सीरीज है वह लगातार चल रही है और आज हम बात करेंगे संज्ञान और संवेग के बारे में कि एक बालक के विकास में संज्ञान और संवेग की भूमिका क्या है और संज्ञान और संवेग का मतलब होता क्या है। आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पसंद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे परिवार में अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे परिवार में जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञान और संवेग। संज्ञान का मतलब होता है प्यारे साथियों जानना या ज्ञान। तो चलिए यहाँ पे देखें, जो संज्ञान शब्द है, जो हमारा पहला शब्द है संज्ञान। संज्ञान शब्द प्यारे साथियों वह कॉग्निशन अंग्रेजी शब्द, जो संज्ञान है वह कॉग्निशन अंग्रेजी शब्द के का है और यह बना है लैटिन भाषा से। कोग्नो स्क्वायर कोग्नो स्क्वायर यह लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। देखिए, संज्ञान शब्द किस भाषा का अंग्रेजी रूपांतरण है? कॉग्निशन का। और यह जो कॉग्निशन शब्द बना है यह लैटिन भाषा के कोग्नो स्क्वायर के माध्यम से बना है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान अर्जन करना। यानी संज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी जानकारी को जानना या उसके बारे में ज्ञान को प्राप्त करना। ठीक है, अगर हम इसकी विच्छेद करें तो संज्ञान तो ये सम का मतलब होता है संगठन या जोड़ना, और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, यानी जानकारी प्राप्त करना। उसको क्या करना? जानकारी को संगठित करना या एकत्रित करना। ठीक है, तो संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान का संगठन करना। चलिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि जो संज्ञान शब्द है वह अंग्रेजी के कॉग्निशन शब्द से लिया गया है, और यह जो कॉग्निशन शब्द है वह लैटिन भाषा के कोग्नो स्क्वायर भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान को एकत्रित करना। ठीक है, संज्ञान का अगर हम विच्छेद करें तो सम का मतलब होता है संगठित या एकत्रित करना, जोड़ना, और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी प्राप्त करना। यानी संज्ञान का सीधा सा अर्थ है ज्ञान का अर्जन करना या ज्ञान को संगठित करना। ठीक है, आगे बढ़ती है। फिर क्या है, यहाँ पे देखें कि वह मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है? संज्ञान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान अर्जन होता है। जिसके द्वारा क्या होता है? ज्ञान का अर्जन होता है, ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, ज्ञान का संग्रहण होता है। संज्ञान कहलाता, क्या कहलाता? संज्ञान। यानी एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? मानसिक प्रक्रिया, ज्ञान इंद्रियों के कारण हम ज्ञान का क्या करते हैं? हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। तो क्या वो हमारी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संज्ञान कहलाएगी। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, और आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, तो किसके माध्यम से आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं? वीडियो के माध्यम से, है ना, पढ़ने के माध्यम से। तो ये क्या? ज्ञान अर्जन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो मनुष्य जिस परिवेश में रहता है उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों या घटनाओं के प्रति जो जानकारी एकत्रित करता हुआ संज्ञान है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो मनुष्य जिस परिवेश में रहेगा, मनुष्य कहाँ रहेगा? मनुष्य समाज में रहेगा। जब समाज में रहेगा तो वहाँ पे जो विद्यमान वस्तुएं हैं, व्यक्ति, घर, रोड, सड़क, वातावरण, तो इन सब व्यक्तियों और उन सब घटनाओं के बारे में क्या करेगा? वह जानकारी एकत्रित करेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी परिस्थिति क्या हो रही है ना, कहाँ क्या चल रहा है। तो इस प्रकार जो जब
उसके प्रति जो जानकारी वह एकत्रित करेगा वह उसका संज्ञान कहलाएगा, है ना। इस प्रकार जो है तो संज्ञान को प्रदर्शित किया जाता है। फिर क्या, जो वेबस्टर महोदय है वो क्या कहते हैं कि जानकारी, ज्ञान और प्रत्यक्षीकरण की क्रिया क्या है, संज्ञान है। यानी संज्ञान कैसी क्रिया है कि किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना और उसका प्रत्यक्षीकरण करना ही क्या है, क्रिया है, यानी संज्ञान है। कौन कहा है यह, वेबस्टर कहते हैं कि कोई भी विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के बारे में पहले हम पर्याप्त जानकारी ले लेंगे, फिर उसके विषय में ज्ञान को अर्जित करेंगे और उस विषय का फिर हम क्या करेंगे, प्रत्यक्षीकरण, यानी जो है तो सीधे प्रत्यक्षीकरण करेंगे उसको सामने से, तो वह क्या है, क्रिया संज्ञान कहलाती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो क्या कहती है कि विचार, अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने की क्रिया को संज्ञान कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है कि विचारों के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं। जो वह ज्ञान के अर्जन की जो प्रक्रिया वह क्या है, वह संज्ञान कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम विचारों के माध्यम से, हमने विचारों के माध्यम से ज्ञान को अर्जित किया, हमने अनुभव के माध्यम से, भाई अनुभव कैसे, जैसे पानी, छोटा बच्चा है, पानी गर्म होने को रखा हीटर में, अब वह क्या करेगा, जैसे उसमें हाथ हल्का टच करेगा, हाथ गर्म हो तो वो हाथ खींच लेगा, तो उसने क्या किया, अनुभव के माध्यम से किया। जैसे भोजन कैसा मीठा है या फिर नहीं है, वह क्या करेगा, जब भोजन को चखेगा तो वह क्या, अनुभव से जान जाएगा कि उस विषय के बारे में ज्ञान अर्जित कर लेगा कि यह भोजन कैसा है। ठीक है, इंद्रियां यानी नाक, कान, आँख, मुँह, तो इन इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान को अर्जित किया जाता है और जो ये ज्ञान अर्जन की जो क्रिया है वह संज्ञान कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखें, जो हिलगार्ड है उन्होंने क्या कहा है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, समझ व धारणा अर्जित की है वही संज्ञान है। यह किसने कहा, हिलगार्ड महोदय जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति है, वह क्या, वह अपने बारे में ज्ञान अर्जित करता है, यानी अपने बारे में जानता है, अपने पर्यावरण के बारे में जानता है, अपने बारे में विचार कर सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है, समझ को विकसित कर सकता और धारणा को अर्जित कर सकता है। जब वह ये सारी क्रियाएं कर सकता है तो वह क्या है, वही संज्ञान है। ठीक है, यानी विचार कर सकता, ज्ञान, समझ और धारणा को अर्जित कर सकता, वही क्या है, संज्ञान है। किसने कहा है, हिलगार्ड महोदय ने। ठीक है, जो यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति क्या है, एक वातावरण में रहता है, तो ये यहाँ पे पेड़ पौधे, रोड, सड़क, अपने बारे में वो कैसा व्यक्ति है, किस स्वभाव का व्यक्ति है ना, जो अपनी यह धारणा क्या बनाया हुआ है, इस प्रकार जो है तो यह एक संज्ञान के माध्यम से विचार कर सकता, ज्ञान, समझ और धारणा को भी अर्जित कर सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ संज्ञान की विशेषताएं हैं, ठीक है, यानी संज्ञान की कुछ विशेषताएं, तो पहली विशेषता क्या है कि संज्ञान एक विकासात्मक प्रक्रिया है। संज्ञान कैसी है, एक विकासात्मक प्रक्रिया है। जैसे जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, वह समाज में अंतः क्रियाएं करता जाएगा, तो उसका जो मानसिक विकास होगा वह निरंतर वृद्धि होगी। पहले बच्चा पढ़ना लिखना सीखेगा, धीरे धीरे वाक्य बोलना, धीरे धीरे वाक्यों का उच्चारण करना, है ना, तो धीरे धीरे वह क्या है कि एक स्तर ऐसा आएगा कि जब जिसका वो उसका जो पूरा संज्ञानात्मक विकास हो चुका होगा। तो इस प्रकार जो है तो संज्ञान एक कैसी प्रक्रिया है, वह विकासात्मक प्रक्रिया है। संज्ञान एक अर्जित योग्यता है। संज्ञान कैसी है, संज्ञान एक अर्जित योग्यता है, यह जन्मजात नहीं है, यह किसी को जन्म के आधार पर नहीं मिली। यानी संज्ञान जब वह जो व्यक्ति जैसे जैसे समाज में अंतः क्रियाएं करता जाएगा, उसकी जो मानसिक क्रियाएं वह सुदृढ़ और मजबूत होती जाएंगी, तो संज्ञान कैसे, अर्जित यानी अनुभव की हुई, कि वह यह जानता है कि हम कौन हैं, हमारा वातावरण कैसा है, हमारे वातावरण के लोग कैसे हैं, लोगों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सब क्या है, यह एक अर्जित योग्यता है। संज्ञान जो है तो एक अर्जित योग्यता है। ठीक है, यह जन्मजात नहीं है। ठीक है, इसमें प्रतीकों,
सिंबल का उपयोग होता है। तो संज्ञान में क्या होता है, जो है तो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, प्रतीकों का उपयोग किया जाता है ना। इसमें जो है तो अपने विचार विमर्श को व्यक्ति क्या प्रतीकों और जो है तो चिन्हों के माध्यम से भी क्या कर सकता है, जो है तो विचार विमर्श को प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञान के विकास में चिंतन, कल्पना, स्मृति और पूर्व अनुभवों का योगदान होता है। यानी अगर जब हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, यहाँ पे अगर देखें जो संज्ञानात्मक क्या है, संज्ञान के विकास में चिंतन शक्ति में वृद्धि होती है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, स्मृति और पूर्व अनुभवों का योगदान होता है। यानी किसी भी व्यक्ति के संज्ञानात्मक या ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया में किसका चिंतन शक्ति, यानी वह तर्क चिंतन करना सीख जाता है ना, कल्पनाओं के माध्यम से, स्मृति यानी यादों के जो उसके जो पूर्व अनुभव हैं उनको स्मृति यानी याद करने, और पूर्व अनुभव कि व्यक्ति ने पूर्व इससे पहले किन चीज़ों का अनुभव किया, इन अनुभवों के आधार पर हम जो है तो अपने संज्ञानात्मक विकास को कहीं अधिक से अधिक आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन होता रहता है। जो संज्ञानात्मक संरचना जो है तो वह स्थायी नहीं है, यह एक अस्थायी है, और इसमें जो है तो समय अनुसार, वातावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। जैसे बच्चा जैसे ही छोटा, अभी छोटा है तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत संज्ञानात्मक विकास हुआ है, यह जैसे जैसे बड़ा होगा तैसे तैसे इसका संज्ञानात्मक विकास बढ़ता जाएगा। अभी वह काका काका सीखेगा, धीरे धीरे वाक्य बनाना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर जो है तो एक समय ऐसा आएगा जो यह वक्ता बन जाएगा। तो संज्ञानात्मक विकास जो है तो परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान का अर्जन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो संज्ञानात्मक संरचना में तार्किक चिंतन का विशेष महत्व होता है। यानी किसी भी बालक के, किसी भी व्यक्ति के संरचनात्मक यानी संज्ञानात्मक यानी जो उसके ज्ञान के में जो वृद्धि होती है उसमें तार्किक चिंतन का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान में जो है तो बढ़ावा करना। तो इसमें क्या तार्किक चिंतन, यानी जैसे ही बालक में तर्क शक्ति यानी तर्क करने की जो क्षमता होती है, शक्ति जैसे निहित होती है उसमें जो है तो उसका संज्ञानात्मक विकास यानी ज्ञान का जो विकास है वह अधिक कहीं महत्व हो जाता है, यानी और अधिक विकसित होने लगता है। ठीक है, संज्ञान के विकास में बौद्धिक योग्यता का बड़ा महत्व है। सीधी सी बात है कि जो बच्चा जिसका बौद्धिक महत्व ज़्यादा होगा, जिसमें बौद्धिक कुशलता, तर्क कुशलता, चिंतन कुशलता है ना, वातावरणिक कुशलता ज़्यादा होगी, उसमें जो है तो बौद्धिक योग्यता भी ज़्यादा होगी, यानी उसका जो बौद्धिक योग्यता का बड़ा महत्व है। ठीक है, संज्ञान के विकास में बौद्धिक योग्यता का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिसकी बौद्धिक योग्यता कम है उसमें संज्ञान भी कम होगा, यानी ज्ञान का विकास कम होगा, और जिसमें ज़्यादा होगी तो उसमें ज्ञान का विकास ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो एक व्यक्ति के ज्ञान के विकास या संज्ञानात्मक विकास या ज्ञान के विकास, ज्ञान के अर्जन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, वातावरण, वंशानुक्रम। सीधी सी बात है, जैसे कोई बालक अगर जिसके जो माता पिता हैं वह होशियार हैं, है ना, उनके तार्किक चिंतन अच्छी है, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, तो उनकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, तो सीधी सी बात है उसका, उस बालक का जो बौद्धिक विकास होगा, उस बालक का जो ज्ञानात्मक विकास होगा वह कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्योंकि यह उसको कहाँ से मिला, ये उसको जन्मजात मिला, यानी वंशानुक्रम। आप देखे होंगे कि कुछ बालक जो होते हैं कक्षा में बहुत इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, कुछ बालक कक्षा में बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, तो उसमें क्या हुआ है, वंशानुक्रम, यानी उनको जो है तो अपने माता पिता से वह जो है तो विकासात्मक प्रक्रिया प्राप्त हुई। फिर क्या, वातावरण, तो वातावरण भी कहीं ना कहीं बच्चों के संज्ञानात्मक विकास यानी ज्ञान के विकास को प्रभावित करता है। कैसे, जैसे अगर बच्चा अच्छे वातावरण में रहेगा, अच्छे लोगों के बीच में रहेगा, तो उसका जो ज्ञानात्मक विकास होगा वह अधिक होगा। और अगर बच्चा निम्न वातावरण में है
तो उसका जो ज्ञानात्मक विकास होगा वह कम होगा, क्योंकि वो उसे वातावरण का वैसा माहौल नहीं मिल पाता जिस माहौल के कारण वह जो अपना ज्ञानात्मक विकास है उसमें वृद्धि कर सके। ठीक है, फिर क्या है लिंग, तो लिंग भी कहीं ना कहीं ज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। जैसे अगर बच्चा जो है तो उसकी लिंग लिंग के अनुसार जो है तो उसके ज्ञानात्मक विकास में भी जो परिवर्तन होता रहता है। अगर बच्चा स्त्रीलिंग है तो उसमें थोड़ी बहुत भेदभाव और कुछ सामाजिक विभेदीकरण का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उसका जो ज्ञानात्मक विकास कहीं ना कहीं कम होता है। फिर अगर पुरुष पुल्लिंग में बात करें कि बच्चा जो बालक है, अब बालक और बालिका में अंतर देख लीजिए। जो बालिका होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कार्य होते हैं, कुछ बंदिशें भी होती हैं, लेकिन जो बालक होता है बालक में किसी भी प्रकार की बंदिशें नहीं होती है और वह अपना जो ज्ञानात्मक विकास अच्छे से करता है। अगर वहीं ट्रांसजेंडर की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी पाबंदियां होती हैं सामाजिक रूप से, है ना। तो इस प्रकार जो है तो कहीं ना कहीं ज्ञान के विकास को प्रभावित करने में लिंग का भी बहुत महत्व है। ठीक है, आयु, आपको हमने बता ही दिया था कि आयु जो होती है वह समय परिवर्तनशील होती है और जो ज्ञान का विकास भी होता है वह समय परिवर्तनशील होता है। यानी जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बालक का जो ज्ञान का विकास होगा वह धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए, जैसे आपने नल पे डिब्बा रख दिया पानी भरने के लिए, तो जैसे जैसे पानी क्या होगा, चलता जाएगा वैसे वैसे पानी का स्तर बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा आयु के अनुसार जो है तो ज्ञान का विकास होगा। ठीक है, शिक्षा, यानी शिक्षा भी ज्ञान के विकास को प्रभावित करती है। अब कैसे करती है, जैसे एक बालक है, अगर वह प्राइवेट विद्यालय में पढ़ता है, वहाँ की अच्छी व्यवस्था है, वातावरण अच्छा है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, है ना, वहाँ पे पढ़ाई के सारे साधन उपलब्ध हैं, तो सीधी सी बात है कि जो बच्चा होगा उसका ज्ञान का विकास ज़्यादा होगा, उसका जो तार्किक चिंतन होगी ज़्यादा होगी, संज्ञानात्मक विकास ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ शिक्षा की कमी है, जहाँ पे आवश्यक वस्तुएं जो जहाँ का शिक्षण स्तर धीमा है या निम्न स्तर का है, तो वहाँ पे जो बच्चों का जो ज्ञानात्मक विकास होगा वह कम होगा, क्योंकि उनके पास जो है तो प्रयोगात्मक वस्तुओं की कमी होगी, अभाव होगा, उनमें जो ज्ञान का विकास कम होगा, है ना, वहाँ पे सुविधाओं की कमी होगी। इस प्रकार जो है तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी ज्ञान के विकास में एक जो है तो कारक साबित होता है। फिर जनसंचार माध्यम, क्योंकि वर्तमान भूतकाल के यानी पहले के समय में जो आज के जो जन संचार माध्यम से बहुत ही मजबूतीकरण से है। पहले क्या होता था, टेलीफोन नहीं होते थे, है ना, लोग बातें नहीं करते थे, विद्यालय नहीं होते थे सही जगह, जो ज्ञान अर्जन से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं, जो उपलब्ध संसाधन है वो नहीं उपलब्ध होते थे। तो उस समय क्या था कि ज्ञान का विकास नहीं हो पाता। लेकिन वर्तमान में नई नई टेक्नोलॉजियाँ आ गई हैं, आधुनिक मशीनें आ गई हैं, है ना, टेलीफोन, टेलीविज़न, लिंगवा बोर्ड, जो डिजिटल बोर्ड, तो इस प्रकार जो है तो कहीं ना कहीं जन संचार के माध्यम भी एक व्यक्ति के ज्ञान के विकास में बहुत बड़े सहायक उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने संज्ञान को देख लिया। संज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्जन, वातावरण के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करते। अब हम बात करेंगे संवेग के बारे में। ठीक है, संवेग के बारे में हमने अभी संज्ञान को देखा, अब हम देखेंगे संवेग। तो संवेग जो है तो यह इमोशन है, इसका किसका अंग्रेजी रूपांतरण है। ठीक है, संवेग का जो अंग्रेजी रूपांतरण वह इमोशन, और यह लैटिन भाषा के इमोवियर शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है उत्तेजित होना। क्या होना, उत्तेजित होना, किसके अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपनी जो भावनाएं उनको व्यक्त करना क्या है, संवेग है। संवेग जो है तो अंग्रेजी के इमोशन शब्द से लिया गया, और यह इमोवियर यानी लैटिन भाषा का जो एक शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है उत्तेजित होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, संवेग, संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। देखिए, संवेग क्या है, संवेग एक वह स्थिति है
जिससे में व्यक्ति क्या होता है, वह उत्तेजित होता है, वह अपने जो भावनाएं हैं, जो अपनी भाव को किसके माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। इसमें विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है। तो संवेग, संवेग को तो आप पहले ये समझिए कि संवेग का कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। संवेग का मतलब होता है भावना, और भावना को व्यक्ति किसके माध्यम से व्यक्त कर सकता है, अपने शरीर के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। जैसे अगर बच्चा गुस्सा होगा, व्यक्ति गुस्सा होगा तो वह अपने शरीर से गुस्सा को प्रदर्शित करेगा। अगर वह खुश है तो शरीर से हंसेगा। अगर वह दया में है तो शरीर के माध्यम से। तो इसमें क्या है कि संवेग वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वह उत्तेजना से कूदने लगता, ऐसा नहीं। वह परिस्थिति के अनुसार, है ना, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, वह परिस्थिति के अनुसार अपने विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों के द्वारा जो है तो संवेग को प्रदर्शित करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि हम बाजार से जा रहे हैं, कहीं पे आप बाजार से जा रहे हैं, आपने देखा कि कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो आपको वहाँ पे क्या होगा, दुख होगा, है ना। आप बाजार यहाँ से जा रहे हैं, आपको रास्ते में कोई झगड़ा कर रहा, कोई छोटे से बच्चे को एक व्यक्ति क्या है मार रहा है, तो आपके अंदर क्रोध आएगा। तो आप अपने क्रोध को किसके माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, शरीर के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे, है ना। कोई भूखा है, आपने देखा, आपको दया आ गई, तो आपने उसको जो है तो अपने शरीर के माध्यम से दया को व्यक्त करेंगे। आप परीक्षा में पास हो गए, आप खुश हो गए, तो आप अपनी भावना को शरीर के माध्यम से व्यक्त करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि परिस्थिति के अनुसार शारीरिक परिवर्तनों द्वारा हम संवेग को प्रदर्शित करते हैं, यानी अपनी भाव को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वुडवर्थ ने क्या कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। तो संवेग क्या है, यानी भावना क्या है, भावना व्यक्ति की कैसी दशा है, उत्तेजित दशा है। तो उत्तेजित क्या कि वह परिस्थिति के अनुसार अपने आप को जो है तो अपने शारीरिक परिवर्तनों के द्वारा अपने भाव को व्यक्त करता है। रॉस महोदय क्या कहते हैं कि जो भावनाएं हैं, जो संवेग है, चेतना की वह अवस्था जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। जो संवेग है, भावना है, वह चेतना की कौन सी अवस्था है, चेतना की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति सकारात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। सकारात्मक तत्व या रागात्मक तत्व कैसे, दूसरों की मदद करना, दूसरों की सहायता करना, कोई अच्छा कार्य करना, अच्छी वाणी बोलना, है ना, दूसरों के प्रति लगाव रखना। तो ये क्या है, यह एक सकारात्मक तत्व है। इसके माध्यम से व्यक्ति क्या होता है, सामाजिक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अगर यहीं पे बात करें कि जय शील्ड महोदय क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार के आवेश यानी भाव आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की दशा क्या है, संवेग है। तो जो जयशील्ड कहते हैं कि किसी भी प्रकार के आवेश, आवेश का मतलब होता है भाव आना, जैसे क्रोध आना, उत्तेजित हो जाना, हंसना, रोना, है ना, दुख प्रकट करना, ये सब क्या, ये हमारे एक भाव है। भाव क्या है, यह जब हमारे अंदर आते हैं, हमारे अंदर जब भाव आएंगे तो हम क्या अपने भाव के अनुसार उत्तेजित होंगे। अगर हमें दुख का भाव अनुभव होगा तो हम दुखी होंगे, अगर हम खुशी का अनुभव करेंगे तो खुश होंगे। तो इस प्रकार जो है तो इसको हम भाव के आने पर जो है तो उसको उसकी दशा के अनुसार हम क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं। तो वह क्या है, हमारी जो है तो वह संवेग कहलाते। किसने कहा, जयशील महोदय ने। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें संवेगों की विशेषताएं, यहाँ पे हम संवेग यानी भावना की विशेषता, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाव व्यक्त करना, भाव व्यक्त। इसको हम देखिए, संवेग किताबी भाषा है, संज्ञान किताबी भाषा है। तो हम जो है तो इसका अर्थ समझे, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसके अर्थ को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें संवेग की जो प्रमुख विशेषता है कि संवेगों में तीव्रता एवं शीघ्रता का गुण होता है। जो व्यक्ति के अंदर संवेग होते हैं, तो संवेग क्या है, संवेग का मतलब होता है संवेग में तीव्रता और शीघ्रता का गुण होता है। जैसे हमारे अंदर क्या आता है, दुख आ गया, दुख का भाव आया, हमने अपने दुख को व्यक्त किया, और
अगर फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हमें खुशी का अनुभव हुआ हमने अपने खुशी का भाव व्यक्त किया, जैसे ही हमें दया आ गई हमने दया का भाव व्यक्त किया। तो संवेग क्या होता है, जो भावनाएं होती है उनमें तीव्रता होती है, यानी उनमें स्पष्टता होती है, वह स्थायी नहीं होते, वह अस्थायी होते हैं, और वह समय के अनुसार परिस्थिति के अनुसार वह परिवर्तन होते रहते हैं, और इसमें शीघ्रता का गुण होता है, यानी जैसे ही हमारे अंदर भाव आए हम अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, संवेगों के माध्यम से। इस प्रकार जो है तो इसमें तीव्रता और शीघ्रता का गुण होता है। संवेग परिवर्तनशील होते हैं, ऐसा नहीं जैसे संवेग क्या होते हैं, वह परिवर्तनशील होते हैं, वह परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आज दुख का अनुभव हुआ तो आप जो है तो हमेशा दुख का ही अनुभव करेंगे। आपको अगर आज खुशी है, अगर आप हंस रहे हैं तो आप हमेशा हंसते रहे, ऐसा नहीं है। संवेग क्या है, यह परिवर्तनशील होता है, यह परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, जैसी स्थिति वैसी परिस्थिति और वैसा ही भाव, ठीक है। संवेग में दुख या सुख की भावना होती है, जो संवेग होता है उसमें दुख और सुख की भी भावना होती है। जैसे मान लीजिए आपको दुख है तो आप अपने दुख को व्यक्त करेंगे, अगर आप परीक्षा में पास हो गए तो आप सुख को व्यक्त करेंगे। इस प्रकार जो है तो इसमें हम अपनी भावनाओं को जो है तो सुख या दुख के माध्यम से या संवेग के माध्यम से जो है तो हम अपने दुख या सुख की भावना को व्यक्त कर सकते हैं। यह व्यापक होती है, जो संवेग होता है वह व्यापक होता है। व्यापक का मतलब होता है यह समस्त प्राणी और सभी व्यक्तियों में होता है। यह पशु पक्षियों में भी होता है, मनुष्य में भी होता है ना। मनुष्य में क्या होता है कि वह अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, पशुओं में भी यह जो है तो अपने भावों को वह व्यक्त करती हैं, ठीक है। तो यह क्या होती है, यह व्यापक होती है, एक स्थान या एक व्यक्ति पर जो है तो यह नहीं होती, ठीक है। विचार शक्ति का लोप होता है, यानी जैसे ही हम भाव हमारे शरीर में आते हैं, हमारी भावनाएं आती हैं तो हमारी जो विचार शक्ति है वह लोप हो जाता है। जैसे अगर आपको अच्छा दुख लगेगा तो आप वहाँ पे दुख ही व्यक्त करेंगे, आप विचार नहीं करेंगे कि भाई परिस्थिति कैसी है, मैं क्या करूँ, दुखी हूँ या सुखी हूँ, है ना, रोऊँ या हंसूँ। तो वहाँ पे विचार करने की कोई शक्ति नहीं होती है। अगर आपको दुख आया है तो आप वहाँ पे दुख का ही भाव व्यक्त करेंगे, ठीक है। अगर आप खुशी है, आपको खुशी का भाव आया आपके मन में तो आप वहाँ पे अपनी खुशी को व्यक्त करेंगे, वहाँ पे दुख को व्यक्त नहीं करेंगे और वहाँ पे विचार नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे संवेग क्षणिक और अस्थायी होती है, जो संवेग होते हैं यानी भावनाएं क्या होती है, वह क्षणिक होती, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए आती हैं, और यह अस्थायी होती है, यानी जैसे 5 मिनट में क्या 5 मिनट बाद सुख का अनुभव हुआ और उसी के बाद हमने कोई खबर सुन ली तो हमारा भाव क्या हो, दुख में बदल गया। तो यह क्या होता है, अस्थायी होता है। यह एक जटिल दशा है, जो संवेग यानी भाव व्यक्त है, यह कैसी जटिल दशा है, यह एक जटिल दशा है, ठीक है। यह सरल दशा नहीं है, क्योंकि इसमें जो है तो काफ़ी क्या करना पड़ता, भावनाएं व्यक्त करनी पड़ती है ना, परिस्थिति के अनुसार ढालना पड़ता है, तो इसमें कई सारी क्रियाएं संपन्न की जाती होती है। यह एक ऐसी दशा है, यह एक जटिल दशा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। आगे बात करते हैं संवेगों के प्रकार की। तो संवेग दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक संवेग और दूसरा नकारात्मक संवेग। जैसे ऐसे संवेग जो उत्पन्न होने पर स्वयं को अथवा किसी अन्य को भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, सकारात्मक संवेग कहलाते, जैसे दया, प्रेम, हर्ष, आमोद। तो यहाँ पे सकारात्मक संवेग की अगर बात करें तो सकारात्मक संवेग एक ऐसा संवेग होता है, एक ऐसा भाव व्यक्त होता है कि इसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने भावनाओं के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति पर कोई भी किसी भी प्रकार की आपत्ति या विपत्ति या समस्या नहीं आती। जैसे अगर हम किसी पे दया करेंगे तो उस पर तो कोई दुख नहीं आएगा, कि अगर हम किसी से प्रेम करेंगे तो उसमें कोई कष्ट नहीं आएगा, है ना। हर्ष आमोद हम जो है तो दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी व्यक्त करते। तो यह कैसी सकारात्मक भाव यानी सकारात्मक संवेग है। फिर दूसरा क्या है, नकारात्मक संवेग। तो ऐसे संवेग जो उत्पन्न होने पर स्वयं को नकारात्मक संवेग, तो ऐसे संवेग जो उत्पन्न होने पर स्वयं को अथवा किसी अन्य को किसी न किसी प्रकार की हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
तो वह क्या नकारात्मक संवेग, जैसे भय, क्रोध, कष्ट, घृणा, ईर्ष्या। तो ऐसे संवेग, ऐसी भावनाएं जो हमारे साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी जो है क्या हानि पहुंचाने का प्रयास करती है, वह क्या है, वह नकारात्मक संवेग। जैसे आप किसी से घृणा करेंगे तो आप उसको कष्ट पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तो आप उसको कष्ट पहुंचाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आपको अच्छा गुस्सा आ गया, आपने किसी को मार दिया, तो इससे क्या होगा, यह कैसे संवेग के अंतर्गत आएंगे, ये नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने साथ साथ किसी अन्य को भी जो है तो हानि पहुंचाने का प्रयास करता है, यानी खुद तो डूबता है और दूसरे को भी डुबा देता है। तो इस प्रकार यह है सकारात्मक और नकारात्मक संवेग। आगे देखते हैं, अगर हम संवेगों की संख्या बात करें यानी वर्गीकरण, तो भारतीय विद्वानों ने संवेग को दो प्रकार बताए, एक रागात्मक और दूसरा द्वेषात्मक। रागात्मक ही क्या है, सकारात्मक है, ठीक है, यानी इसमें भी जो है तो वही सारे संवेग यानी भावनाएं आती हैं जो एक सकारात्मक संवेग में आती है। नकारात्मक यानी द्वेषात्मक को हम नकारात्मक यानी इसमें क्या होता है कि व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है। विलियम जेम्स ने क्या कहा है कि स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग। स्थूल संवेग यानी यह स्थायी संवेग होता है ना, इसमें जो भाव व्यक्ति के अंदर आते हैं वह भाव थोड़ी लंबे समय तक व्यक्ति के अंदर जो है तो रहते हैं, ठीक। सूक्ष्म संवेग यानी कम संवेग, यह परिस्थिति के अनुसार होता है, यानी अगर दुख की परिस्थिति है तो दुख का भाव व्यक्त होगा, अगर फिर उसके तुरंत बाद ही क्या, अगर खुशी की परिस्थिति आ गई तो खुशी का भाव व्यक्त होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर क्या है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार क्या है कि जीवन संवेग, इरोस और मृत्यु संवेग। जीवन संवेग यानी जिस व्यक्ति के अंदर सकारात्मक, ये सभी उसी के अंतर है, ये सब सकारात्मक के ही प्रकार हैं, ठीक है। तो जीवन संवेग क्या, जीवन संवेग में व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे से मिलकर रहता है, सकारात्मक संवेग करता है, दूसरे के प्रति दया, है ना, प्रेम, इसने ये व्यक्त करता है। जैसे ही मृत्यु संवेग आती है उसके अंदर वह नकारात्मक कार्य करना प्रारंभ कर देता है, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करेगा, क्रोध करेगा, ईर्ष्या करेगा, इससे कि दूसरे से विवाद करेगा, तो वह क्या होता है, मृत्यु संवेग के अंतर्गत आता है। तो जीवन संवेग को इरोस कहते हैं और जो मृत्यु संवेग है उसे थैनाटोस कहा जाता है, ठीक है। गिलफोर्ड ने संवेग के तीन प्रकार बताए, प्राथमिक संवेग, गौण संवेग और कृत्रिम संवेग। प्राथमिक संवेग में वही जो है तो व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते हैं, यानी इसके द्वारा वह सकारात्मक कार्य करता है। गौण संवेग यानी कुछ ऐसे जो है तो इसमें कम स्तर के जो संवेग होते हैं वह गौण संवेग, और जो कृत्रिम संवेग होते हैं जो मानव के द्वारा जो बनाए गए संवेग होते हैं वह जो है तो कृत्रिम संवेग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगर 5वें नंबर पर बात करें जेबी वाटसन के अनुसार, तो इन्होंने संवेगों की संख्या तीन निश्चित की है जिन्हें प्राथमिक संवेग कहते हैं। जैसे भय, प्रेम, क्रोध, तो ये क्या है, यह प्राथमिक संवेग है, इनकी संख्या कितनी है, 3 है। किसने दिया है, जेबी वाटसन के अनुसार। यानी जैसे ही हमें भय का अनुभव हुआ हमने भय का भाव व्यक्त किया, अगर हमें प्रेम का अनुभव होगा तो हम प्रेम का भाव व्यक्त करेंगे, जैसे हमारे अंदर क्रोध का भाव आया हम क्रोध को व्यक्त करेंगे। तो यह प्राथमिक संवेग के 3 हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार दृष्टिकोण के आधार पर संवेग के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं जिन्हें प्राथमिक संवेग कहते हैं। जैसे भय, प्रेम, क्रोध और कष्ट। यानी कष्ट होगा तो हम अपने कष्ट को अपने भावनाओं के माध्यम से व्यक्त करेंगे। जैसे आप सफ़र कर रहे हैं, किसी ने भूलवश आपके पैर में पैर रख दिया तो आप वहाँ पे कष्ट का अनुभव करेंगे तो अपनी भावना को व्यक्त करेंगे। क्रोध, आपने किसी व्यक्ति को किसी निर्जीव क्या कर रहे, किसी पशु को मारते हुए देख रहे हैं तो आप वहाँ पे क्रोध का भाव व्यक्त करेंगे। आपने देखा, क्या देखा कि कहीं पे एक छोटा बच्चा, आपने उसको प्रेम का भाव वहाँ पे व्यक्त किया, है ना। आपने किसी परिस्थिति को देखा, मान लीजिए आपके सामने शेर हो गया तो आपको भय आ गया तो आपने वहाँ पे भय को व्यक्त किया। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो है तो संवेग के 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है, और जेबी वाटसन ने 3 प्रकार बताए हैं। फिर गिट्स क्या कहते हैं, गिट्स ने जो है तो संवेग के कितने प्रकार बताए हैं, 5 प्रकार, भय, प्रेम, क्रोध, दया और कामुकता, ठीक है, कामुकता।
फिर वुडवर्थ ने क्या कहा है, वुडवर्थ ने संवेगों के इसकी संख्या 24 बताई है, इन्हें संवेग का उपजनक भी कहते हैं। जो वुडवर्थ हैं, वुडवर्थ ने संवेगों की कितनी संख्याएं बताई हैं, 24 संख्याएं बताई हैं। और वुडवर्थ को क्या कहा जाता है, संवेगों का उपजनक भी कहते हैं। किसको कहते हैं, वुडवर्थ को, ठीक है। विलियम मैकडूगल के अनुसार जो है तो संवेगों की संख्या 14 है। इनके अनुसार संवेगों की संख्या 14 है जो सर्वमान्य है, तो इन्हें संवेग का जनक कहते हैं। तो प्रश्न में पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से संवेग के जनक कौन है, तो कौन है, विलियम मैकडूगल, और संवेग के उपजनक कौन है, वुडवर्थ, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें मूल प्रवृत्ति, यानी मूल प्रवृत्ति के द्वारा संवेग के भाव किस प्रकार आते हैं। जैसे दैन्य की जो मूल प्रवृत्ति है, जब दैन्य स्थिति में, जब व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति होगी, यह दैन्य भाव, तो उसमें क्या अधीनता यानी आत्महीनता की परिस्थिति होगी। अगर वह संचय संग्रह की अगर मूल प्रवृत्ति है तो वह क्या करेगा, अधिकार का भाव व्यक्त करेगा, है ना। आमोद की जगह वह हास, जिज्ञासा, यानी जैसे उसके अंदर क्या होता है, जब वह कोई बस बात सुनेगा तो उस पर क्या होगा, आश्चर्य होगा, और वह इस आश्चर्य के माध्यम से क्या, जिज्ञासा उसके मन में आएगी, ठीक है। संवेदना या वेदना, कष्ट या करुणा होगी तो उसमें क्या होगा, वह अपनी संवेदना या वेदना को व्यक्त करेगा। क्रोध में क्या होता है, युद्ध प्रियता होता है। कृतिभाव, रचनात्मक या सृजनात्मक, जब उसके अंदर किसी भी संरचनात्मक कृत भाव आएगी तो वह क्या करेगा, सृजनात्मक या रचनात्मक वह करेगा, ठीक है। आगे की बात करें, अगर व्यक्ति के अंदर कामुकता का भाव जागेगा तो वह क्या काम या प्रवृत्ति यौन प्रवृत्ति में लीन होगा। अगर उसके अंदर भय है तो वह क्या पलायन, भागने का प्रयास करेगा। भूख लगी है तो भोजन अन्वेषण, भोजन की व्यवस्था करेगा। अगर उसके मन में घृणा का भाव आ गया तो वह अप्रियता या निवृत्ति की हर व्यक्ति से जो है तो नफरत करेगा। अगर उसके अंदर प्रेम का भाव आ गया तो वह शिशु प्रेम, वात्सल्य, यानी जैसे ही छोटे बच्चे को देखा उसके अंदर कौन सा प्रेम आ गया, वात्सल्य का भाव आ गया। तो यह कैसी मूल प्रवृत्ति, यानी परिस्थिति के आने पर भाव में जो है तो परिवर्तन होना। जैसे एकाकीपन का, जैसे व्यक्ति समूह में, यानी 50 लोगों के समूह में, तो वह कोशिश करेगा एकांत में जाने की, ठीक है। श्रेष्ठता की भावना, यानी आत्म प्रदर्शन, आत्म स्थापना, या जब व्यक्ति को आत्मगौरव को प्राप्ति होती है तो उसमें श्रेष्ठ की भावना आती है। इन संवेग को मानव का प्रथम संवेग एवं सर्वश्रेष्ठ संवेग भय कहा गया है। तो संवेगों में जो मानव का प्रथम संवेग एवं सर्वश्रेष्ठ संवेग क्या है, भय है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर व्यक्ति को गुस्सा आएगा तो जब व्यक्ति को गुस्सा आएगा तो वह क्या करेगा, युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयास करेगा। अगर कष्ट या करुणा होगा तो वह संवेदना व्यक्त करेगा और वेदना व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार जो है तो संवेग और संज्ञान का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल से सब नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।